हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 11 जिसका नाम है नीलकंठ। तो इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को देखने वाले हैं। निबंध से प्रश्न 1, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो उत्तर है कि नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ, यानी कि उसका जो गर्दन है या गला है वह नीला होने के कारण उसका नाम नीलकंठ। और मोरनी हमेशा छाया के समान उसके साथ साथ में लगी रहती थी, इस कारण से उसका नाम राधा रखा गया था। प्रश्न 2, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार से स्वागत हुआ। तो उत्तर है कि मोर के बच्चों का जाली के बड़े घर में पहुंचने पर उसी प्रकार से स्वागत हुआ जैसे किसी परिवार में नववधू का स्वागत हुआ करता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ करके उनके चारों ओर घूमकर गुटरगू गुटरगू करने लगा। खरगोश उनका निरीक्षण करने लगा तथा तोता एक आंख बंद करके मोर के बच्चों का परीक्षण करने लगा, यानी कि सभी जीव जंतुओं ने अपने अपने हिसाब से उनका स्वागत किया। प्रश्न 3, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो उत्तर है कि लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी या बहुत पसंद आती थी। तो पहला है उसका ऊंची गर्दन करके देखना और विशेष भंगिमा के साथ में गर्दन नीची करके दाना चुगना। दूसरा है हथेली पर रखे हुए भुने चने कोमलता से धीरे धीरे उठा करके खाना और गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। तीसरा है मेघ गर्जना होने पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडला करके बनाकर तन्मय होकर के नृत्य करना या नाचना। चौथा है लेखिका के सामने सतरंगी मंडलाकार छाता तान करके नृत्य की भंगिमा में खड़े हो जाना। यह सभी बातें लेखिका को बहुत भाती थी। प्रश्न 4, इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो उत्तर है यह वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका चिड़िया बेचने वाले बड़े मियाँ से एक और घायल मोरनी 7 रुपये में खरीद करके ले आई थी और उसकी देखभाल करने पर वह ठीक हो गई थी। लेखिका ने उस मोरनी का नाम कुब्जा रखा था। वह स्वभाव से मेल मिलाप वाली न होने के कारण राधा और नीलकंठ का साथ नहीं देख सकती थी। उसने राधा और नीलकंठ के जीवन को कलहपूर्ण बना दिया था, जिसका अंत नीलकंठ के मरने के बाद ही हुआ था। प्रश्न 5, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। उत्तर है कि नीलकंठ को फलों के वृक्षों की अपेक्षा पुष्पित और पल्लवित वृक्ष ज़्यादा अच्छे लगते थे। बसंत ऋतु में जब आम के वृक्षों पर सुनहरी मंजरियां लद जाती थीं और अशोक वृक्ष लाल रंग वाले फूलों से भर उठता था, तब नीलकंठ के लिए जाली के घर में रहना मुश्किल हो जाता था। इसीलिए वह बार बार जाली के घर से बाहर निकलने का प्रयत्न करता था और लेखिका उसे बाहर छोड़ देती थी। प्रश्न 6, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ में ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया था, यानी कि कुब्जा इन सभी जीवों की मित्र क्यों नहीं बन पाई थी। तो उत्तर है कि कुब्जा मोरनी का स्वभाव दूसरे जीव जंतुओं से अलग था, इसलिए वह राधा और नीलकंठ के साथ में रहने से ईर्ष्या करती थी। इसके साथ ही वह जीव जंतुओं से झगड़ा भी करती थी। यही कारण था कि वह किसी की भी मित्र नहीं बन सकी। प्रश्न 7, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो एक बार जाली घर में एक सांप घुस गया।
उसे देख करके जाली घर के सभी जीव जंतु भयभीत होकर के इधर उधर भागने लगे। एक खरगोश का नन्हा बच्चा सांप की पकड़ में आ गया, यानी कि सांप ने खरगोश के नन्हे बच्चे को पकड़ लिया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया, जिससे कि खरगोश के बच्चे के मुंह से धीमे से चीख निकली। यह सुनकर के झूले पर बैठा हुआ नीलकंठ नीचे सांप के पास आया और उसने अपनी चोंच से उस पर इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुंह से निकल करके भाग गया। इस प्रकार से नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की निम्नलिखित विशेषताएं उभर करके आती हैं। यानी कि जब उसने खरगोश के बच्चे को सांप के मुंह से बचाया तो यह देख करके हमें नीलकंठ के जो स्वभाव की विशेषताएं हैं वे कई विशेषताएं उभर करके सामने आती हैं। जैसे पहली है कि वह दयालु और सतर्क है। तो नीलकंठ दयालु और सतर्क था। वह सतर्क था तभी उसने सांप को देख लिया था। तो वह दयालु और सतर्क था। उसने झूले से खरगोश शावक की धीमी चीख सुनी और झूले से तुरंत नीचे आकर के बड़ी सतर्कता के साथ में खरगोश के शावक को सांप के चंगुल से मुक्त कराया। तो इससे हमें पता चलता है कि वह कैसा था, दयालु और सतर्क था। दूसरा है मेल मिलाप वाला। नीलकंठ मेल मिलाप वाला पक्षी था। वह जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं के साथ में मिलजुल करके या मेलजोल बना करके रहता था। कुशल संरक्षक। नीलकंठ जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को अपना संरक्षण प्रदान करता था। इसलिए उसने खरगोश के शावक को मृत्यु के मुंह से बचाया था, क्योंकि वह सबकी रक्षा करता था। निबंध से आगे प्रश्न 1, यह पाठ एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे गए किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो देखिए, रेखा चित्र की हमें पहले विशेषताएं बतानी है कि रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। साहित्य का वह रूप जिसमें शब्दों के माध्यम से किसी जीव, जंतु या पक्षी के आकार प्रकार, रंग रूप, स्वभाव एवं उनके चरित्र की अन्य विशेषताओं का इस तरह से वर्णन किया जाए कि उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने साकार होकर के उठ जाए, उसे हम रेखा चित्र कहते हैं। अर्थात नपे तुले शब्द रूपी रेखाओं के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति का मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण और सजीव चित्रण रेखा चित्र की प्रमुख विशेषता होती है। महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं संग्रह में अनेक रेखा चित्र हैं। पुस्तकालय में से किताब लेकर के आप कोई भी रेखा चित्र पढ़ सकते हैं। प्रश्न 2, वर्षा ऋतु में जब आकाश में बादल घिर जाते हैं तब मोर पंख फैला करके धीरे धीरे मचलने लगता है। यह मोहक दृश्य देखने का प्रयास कीजिए, यानी कि इस प्रकार का दृश्य देखने का प्रयास कीजिए। तो एक बार स्कूल की तरफ से हम लोगों को चिड़ियाघर ले जाया गया। यह वर्षा ऋतु का मौसम था। स्कूल से निकलते वक्त तो मौसम साफ था और धूप निकली हुई थी, परंतु अचानक से आकाश में बादल छा गए और बादलों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। हम लोग फिर भी रुके नहीं और चिड़ियाघर में आगे की ओर बढ़ते रहे। जैसे ही हम लोग मोर के बाड़े में, यानी कि जहाँ पर मोर रहता है वहाँ पर पहुँचे तो इधर उधर टहलते हुए हमें मोर दिखाई दिए। तभी तेज बारिश शुरू हो गई और अचानक से जाली घर में बंद मोरों ने अपने पंख फैलाए और वो नाचने लगे। मोरों को ऐसा देख करके बहुत अच्छा लगा। मोर खुशी से नाच रहे थे। उन्हें इस तरह से देख करके मन को शांति मिली। यह दृश्य सही में मनमोहक था। प्रश्न 3, पुस्तकालय से ऐसी कहानियों, कविताओं या गीतों को खोज करके पढ़िए जो वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित हो। तो जयशंकर जी प्रसाद की रचना है झीलों की रानी, जो कि वर्षा ऋतु के सौंदर्य का अद्भुत चित्रण करती है।
सूरदास जी की रचना है बरसत है घन घटा भी, वर्षा ऋतु के आनंद का वर्णन करती है। महादेवी वर्मा जी की रचना नीर बरसे अनंत, वर्षा की बूंदों को जीवनदायिनी शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती है। शंभुनाथ सिंह जी की कविता बगिया में नाचेगा मोर देखेगा कौन। तो यह सभी रचनाएं वर्षा ऋतु और मोर के नाचने से संबंधित है। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई, जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर के गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। तो उत्तर है कि संगम तट पर गंगा और यमुना के जल में प्रातःकाल उदित होते सूर्य की रश्मियों का सतरंगी प्रकाश जब दिखाई देता है तो पूरा जल सिंदूरी हो उठता है। वह अत्यंत ही मनमोहक होता है। ठीक उसी प्रकार लेखिका को नीलकंठ की चंद्रिकाओं के गंगा जल में प्रवाहित करते समय आभास हुआ होगा। प्रश्न 2, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। मेघों की सांवली छाया में नीलकंठ अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बना करके नाचता था। मेघ गर्जन के साथ ही उसका नृत्य शुरू होता था। जैसे जैसे बूंदों की तीव्रता बढ़ती जाती थी, वैसे वैसे ही उसके नृत्य का वेग भी बढ़ता जाता था। यानी कि जैसे जैसे बरसात तेज होती जाती थी, नीलकंठ के जो नाचने का वेग था वह भी बढ़ता जाता था। इस समय उसकी नृत्य भंगिमा अत्यंत ही मनोहर लगती थी। भाषा की बात। प्रश्न 1, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप, बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार से नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाओ। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में शब्द दिए गए हैं गंध, रंग, फल और ज्ञान। इसी प्रकार से हमें इनसे और शब्द बनाने हैं। तो देखिए शब्द है गंध, तो इससे गंध से क्या क्या शब्द बन सकते हैं? सुगंध, दुर्गंध, गंधहीन और गंध रहित। रंग से बदरंग, नवरंग, रंगीन, नौरंग और रंगीला। फल से सफल, निष्फल, फलाहार, फलहीन और फलदार। ज्ञान से अज्ञान, विज्ञान, संज्ञान और ज्ञानवान। तो इस प्रकार से इनसे ये अनेकों शब्द बन सकते हैं। प्रश्न 2, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के ए के मिलने से या हो जाता है। अ आदि वर्ण है, ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त हैं। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क प्लस अ से बनता है क इत्यादि। ए की मात्रा के चिन्ह, तो यहाँ पर देखिए ये ए की मात्रा है, इससे आप परिचित हैं। ए की भांति किसी शब्द में आ के भी जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल प्लस आकार तो क्या होगा? मंडलाकार। मंडल और आकार की संधि करने पर यानी कि जोड़ने पर मंडलाकार शब्द बनता है, और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने पर यानी कि तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, पहले संधि करके लिखना है। नील प्लस आब, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर क्या बनता है? नव प्लस आगंतुक, इन दोनों की संधि करने पर क्या शब्द बनेगा? फिर है विग्रह, तो सिंहासन दिया हुआ है, इसका हमें विग्रह करना है, यानी कि इन्हें हमें तोड़ करके लिखना है। मेघाच्छन्न, इन्हें हम इस शब्द को हमें तोड़ करके लिखना है। तो आइए इन शब्दों को देखते हैं। देखिए संधि में नील प्लस आब से क्या बनेगा? नीलाभ, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर बनेगा नीलाभ। नव प्लस आगंतुक तो क्या बनेगा? नवागंतुक।
विग्रह में सिंहासन का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, सिंह प्लस आसन। मेघाच्छन का करेंगे तो मेघ प्लस आच्छन। तो ये इनका विग्रह करने पर ये शब्द बनेंगे। कुछ करने को, चयनित व्यक्ति पशु पक्षी की खास बातों को ध्यान में रखते हुए एक रेखा चित्र बनाइए। तो मुझे चिड़ियों का चहचहाना, कोयल का कूकू करना, मोर का क्यों क्यों करना बहुत पसंद है। मेरे घर के पास ही एक बगीचा है जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी निवास करते हैं। मैं अक्सर वहाँ शाम के समय जाता रहता हूँ। शाम के समय सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में आ जाते हैं और अपने अपने बच्चों के साथ में मिलकर के प्रसन्नता से चहचहाट करते हैं। इस तरह का वातावरण देख करके मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपके आसपास में भी कोई पशु पक्षी या कोई भी आप जिसे ध्यान से देखें तो आप उसका इस प्रकार से रेखा चित्र बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ के सभी अभ्यास कार्य को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।